हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा पे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की ये कक्षा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में आप मेरे साथ जुड़ते हैं, बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं इस सीरीज को, तो इसलिए आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद भी। क्लास शुरू करने से पहले एक सूचना है जो आप तक जानी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। P2I बैच, जिसको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के नाम से आप लोग जानते हैं, ये बैच बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही प्रतीक्षा वाला बैच रहा। लगातार आप छात्रों की बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट रही कि सर P2I बैच हिंदी माध्यम का कब आ रहा है। तो हिंदी माध्यम के साथ ही साथ सारे के सारे बैच P2I के आपके आ गए, इंग्लिश के और हिंदी के, तीनों ही मीडियम के जो UPSC 2024 को टारगेटेड करके जो ये बैच है ये शुरू हो चुका है। इस बैच में बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं और बहुत सारे एडमिशन जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। समस्या ये है कि इसकी लिमिटेड सीटें हैं और लिमिटेड सीट्स होने के कारण इसकी जो प्रवेश तिथि है वो अब समाप्त होने वाली है। अंतिम जो प्रवेश तिथि है, एडमिशन डेट, लास्ट एडमिशन डेट जो है वो आपका 30 जून है। 30 जून आने में एक दिन ही बाकी है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये आमंत्रित करता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस क्लास से जुड़ जाएं। इवन आज ही 30 जून है, तो आपको जुड़ जाना चाहिए। हिंदी बैच भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश बैच भी ले सकते हैं और जो इंग्लिश बैच है हमारा उसको भी आप ले सकते हैं। फीस जनरली 70,000 है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे फीस कटी हुई है। इसका मतलब AP लाइव कोड यहाँ पर दिया गया है। अगर इस कोड का आप इस्तेमाल करते हैं, AP लाइव कोड का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो 29,999 में ये बैच आपको मिल सकता है। ध्यान रखिए, आज के आज ये बैच आपको लेना है, क्योंकि आज अगर आप चूक गए तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फटाफट जुड़े, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक पड़ा हुआ है, अमरेंद्र पांडे नोट्स, उससे आप जुड़ जाएं। तो जो मुझे व्यक्तिगत रूप पे भी आप रीच आउट कर पाएंगे, मेरी तक पहुंच बना पाएंगे और जो कुछ आपको जानना है बैच के बारे में या बैच से संबंधित या एडमिशन के बारे में, उसके साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको गंभीरता से लेंगे, इसको इस रूप में नहीं लेंगे कि आगे आएगा खरीद लेंगे, क्योंकि अगर 2024 को आप टारगेट कर रहे हैं तो ज़्यादा आगे जाने पे आप कहीं देर न हो जाए, आपके लिए ये स्थिति है। तो इसलिए इसके साथ जुड़िए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर हम लोग क्लास की बात करें तो अनुच्छेद 15 हम लोगों को शुरू करना है, क्योंकि कल की कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 14 को समझा। आज हमारे पास आर्टिकल 15 पढ़ने को है। आज हम लोगों के पास अनुच्छेद 15 पढ़ने को है। अनुच्छेद 15 की हेडिंग यहाँ पे लिखी गई है, कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। अर्थात अनुच्छेद 15 की बात समझे, थोड़ी सी बात को अगर ठीक ठीक समझने का हम लोग प्रयास करें तो अनुच्छेद 15 को कुछ इस रूप में आप समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 15। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 15। देखें, अनुच्छेद 15 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 15। आप लोगों को ध्यान होगा एक मूवी भी आई थी, एक फिल्म भी आई थी, उस फिल्म का नाम भी अनुच्छेद 15 ही था, आर्टिकल 15। कितने लोगों ने देखा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी उसको कितने लोगों ने देखा। हालांकि अनुच्छेद 15 और मूवी का जो समानता थी वो बहुत थोड़ी सी थी और बहुत सारी चीज़ें अब बदलाव की स्थिति में है। चूँकि अनुच्छेद 15 लिख दिया तो सामाजिक आधार पे यहाँ भेदभाव को रोका गया है, तो सामाजिक आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को मूवी में दिखाना ज़रूरी था, लेकिन वो भेदभाव उस चरम तक आज के ज़माने पे उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जिसमें शायद बहुत हद तक बदलाव आ चुका है। फिर भी आर्टिकल 15 नाम है तो इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक विभेद पे, जातिगत जो बंटवारा है उनमें जो होने वाले विभेद हैं उससे संबंध रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस मूवी का नाम आर्टिकल 15 की जगह जो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, आर्टिकल 17 रखना चाहिए था, अनुच्छेद 17 रखना चाहिए था, न कि आर्टिकल 15। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 17 रखना चाहिए था, 17 क्योंकि उसमें एक बड़े लेवल तक जो छुआछूत है उसको दिखाने का भी प्रयास किया गया है।
तो 17 रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 में अगर आर्टिकल 15 की आपको हेडिंग डालनी हो कि क्या आप हेडिंग लिखेंगे, तो एक तो कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, ये तो लिख लिया आपने, लेकिन इसकी हेडिंग वास्तव में लिखनी चाहिए आपको सामाजिक समानता। जब निषेध किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये था कि आर्टिकल 15 को लाया ही इसलिए गया क्योंकि सामाजिक समानता की स्थापना हो जाए, सामाजिक समता आ सके, इसलिए अनुच्छेद 15 को स्थापित किया गया है। इसलिए इसकी जो हेडिंग है वो आप सामाजिक समानता के रूप में देख सकते हैं। सामाजिक समानता, जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो यहाँ से ये जरूर तय हो सकता है कि असमानता है, असमानता होती है, इसलिए समानता की बात हो रही है। इसलिए वास्तविक आधार पे देखें तो समानता हमारे पास नहीं है। समानता नहीं है तभी तो समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं, और समानता लाएंगे तो कैसी समानता? तो सामान्यतः हमारा संविधान भी इस बात को मानता है कि हम आत्यांतिक समानता की बात नहीं करते। आत्यांतिक समानता की, एब्सोल्यूट समानता की बात नहीं है, आत्यांतिक समानता की बात नहीं है। तो फिर समानता कैसी चाहिए? हमारी समानता, जो हमारा संविधान है, वो आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है, आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी को स्वीकार करता है, समानुपातिक समानता को स्वीकार करता है। ऐसे में हमें देखना होगा कि किन आधारों पर विभेद नहीं होना चाहिए। तो विशेषकर समाज में जो विभेद के आधार हैं या समाज में जो असमानता के आधार हैं, असमानता के सामाजिक आधार हैं, समाज में जो असमानता के सामाजिक आधार हैं वो कौन कौन से हैं, और यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो आधार हैं, इन आधारों पर सामाजिक विभेद नहीं होगा, इन आधारों पर सामाजिक विभेद नहीं होगा। तो यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान। जनरली समाज में जो विभेद देखने को मिलता है उनके लिए ये आधार जिम्मेदार है। जनरली जो सामाजिक विभेद देखने को मिलता है, सामान्य रूप से जो सामाजिक विभेद देखने को मिलता है, वो जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर मिलता है, लिंग के आधार पर मिलता है, मूल वंश के आधार पर मिलता है, या फिर जन्म स्थान के आधार पर मिलता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है आर्टिकल 15 में कि हम इन आधारों पर भेदभाव नहीं होने देंगे। ठीक है ना? तो जो ऊपर आपने देखा था वही बात यहाँ आपको देखने को मिल रही है कि ये जो आधार हैं, अनुच्छेद 15 कह रहा है कि उपरोक्त आधार पर राज्य विभेद नहीं होने देगा। अर्थात देखिए, राज्य इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और राज्य कह रहा है कि इस आधार पर हम भेदभाव नहीं होने देंगे, ना करेंगे। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 15 में राज्य कह रहा है ना तो हम इन आधारों पर, ये जो 5 आधार आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 5 आधार, इन 5 आधारों पर राज्य कह रहा है ना तो हम भेदभाव करेंगे और ना ही भेदभाव होने देंगे। भेदभाव करेंगे नहीं मतलब राज्य नहीं करेगा, होने नहीं देंगे तो ये किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा? नहीं होने देंगे, व्यक्तियों के ऊपर। ध्यान रखिए, व्यक्तियों के ऊपर। तो ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद आपको देखने को मिल रहा है जिसमें लिमिटेशन, फंडामेंटल राइट्स का जो लिमिटेशन है वो केवल राज्य पर ही नहीं है, व्यक्तियों पर भी है। अर्थात अनुच्छेद 15 को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य और व्यक्ति दोनों की है, या यूं कह ले कि आर्टिकल 15 से राज्य और व्यक्ति दोनों ही सीमित हैं, दोनों ही लिमिटेड हैं। व्यक्ति भी सामाजिक विभेद इन आधारों पर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इन आधारों पर राज्य तो भेदभाव नहीं करेगा, क्या व्यक्ति भी नहीं कर सकता? क्या प्राइवेट व्यक्ति को, निजी व्यक्ति को इस आधारों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है क्या? हाँ, दी गई है।
इसके लिए हम समझते हैं। तो आर्टिकल 15 क्या हेडिंग आपने डाल दिया कि अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया कि सामाजिक समानता लाएंगे, इसमें अगर आप अनुच्छेद 15 का 1 पढ़ेंगे तो 15 के 1 में ये कहा गया है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। आप चाहें तो 15 के 1 को देख सकते हैं, आप चाहें तो 15 के 1 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बातें ये लिखी गई हैं ये वास्तव में अनुच्छेद 15 का 1 ही है, 15 का 1, जिसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कई बार तो यूपीएससी यही पूछ लेता है कि अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर विभेद को रोकने का प्रयास किया गया है। संख्या ही पूछ लेता है कि 5 आधार पर विभेद को रोकने की बात की गई है या 5 आधारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा। तो आपने गिनती गिन ली, ये 5 आधार कौन से हैं, इनकी गिनती आपको यहाँ पे हो गई। इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा भेदभाव, ठीक है ना। यह प्रावधान केवल राज्य के भेदभाव पर रोक लगाता है, केवल राज्य के भेदभाव पर रोक लगाता है नहीं, साथ ही साथ व्यक्ति के भी भेदभाव पर रोक लगाता है। पढ़ेंगे इसको। ये नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए व्यक्ति पर भी भेदभाव के लिए आरोप लगाता है कि व्यक्ति भी भेद नहीं करेगा। कैसे, इसको समझने के लिए आगे समझते हैं, इसको समझने के लिए आगे समझते हैं कि कैसे कैसे ये व्यक्ति पर भी लागू होता है, प्राइवेट निजी व्यक्ति पे भी लागू होता है और राज्य पे भी लागू होता है। इसके लिए हमें अनुच्छेद 15 का 2 समझना होगा। तो आर्टिकल 15 के 1 में क्या लिखा है, एक बार चाहे तो आप नोट भी कर लें, है ना। अक्सर आप लोग चाहते हैं कि सर सीधे सीधे नोट कर लें। तो अगर आप अनुच्छेद 15 के 1 की बात करेंगे तो 15 के 1 में लिखा गया है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये 5 आधार थे आपके पास, जिसके अंतर्गत आपने ये लिखा कि राज्य जो है वो इन 5 आधारों के आधार पर, इस 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बात थी 15 के 1 में। अब इसके बाद 15 का 2 देख लें। 15 का 2 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 15 का 2 इसको लिखते हैं। 15 के 2 में क्या है, 15 के 2 में कहा गया कि राज्य निम्न स्थानों पर विभेद नहीं होने देगा। निम्न स्थानों पर विभेद नहीं होने देगा, है ना, निम्न स्थानों पर। अब वो निम्न स्थान कौन सा है, इसके लिए हमें ए लिखना होगा। ए, तो ए को क्या पढ़ेंगे, 15(2) का ए, इसको 15(2) का ए पढ़ेंगे। 15(2) के ए में क्या लिखा है, 15(2) के ए में लिखा है कि राज्य दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों तथा मनोरंजन के स्थानों पर उपरोक्त आधार पर विभेद नहीं होने देगा ना, विभेद नहीं होने देगा। ध्यान रखिए, राज्य दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों पर विभेद नहीं होने देगा। अब ध्यान रखिए, ये दुकान किसकी है, भाई साहब,
राज्य की है क्या? ये होटल किसका है? राज्य का है। ये सार्वजनिक भोजनालय किसका है? राज्य का है। ये मनोरंजन का स्थान किसका है? राज्य का है क्या? नहीं, दुकानें किसी की भी हो सकती हैं, निजी व्यक्ति की हो सकती हैं दुकानें। होटल निजी व्यक्ति का हो सकता है। होटल मतलब ये रुकने वाला होटल, और भोजनालय जो खाने वाला होता है उसको भी अक्सर हम लोग होटल कहते हैं, तो भोजनालय। और मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमा घर, जैसे कोई जादूगर जादू दिखा रहा हो, जैसे क्रिकेट का मैच आईपीएल चल रहा है, क्या है? सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान ही तो है आईपीएल का स्टेडियम। तो अगर आप आईपीएल देखने जाएं, टिकट खरीदें, तो क्या आपसे पूछा जाता है कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो? ओबीसी होगा तो बीच वाली सीट मिलेगी, जनरल होगा तो ऊपर वाली सीट मिलेगी, एससी होगे तो नीचे वाली सीट मिलेगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। ऐसे दुकान पे आप जाइए, कहा गया ना कि राज्य दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थान पे, ये सरकार की थोड़ी ना है, सरकार की नहीं है। निजी व्यक्ति को तो निजी व्यक्ति विभेद कर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ निजी व्यक्ति भी विभेद नहीं कर सकता। जो दुकानदार है वो भले ही निजी है, लेकिन वो अपने दुकान पे बोर्ड नहीं लगा सकता कि मेरे यहाँ से केवल इस धर्म विशेष के लोग ही सामान खरीदेंगे, बाकियों को मैं सामान नहीं दूंगा। ये ऐसा नहीं कर सकता ये दुकान वाला कि मैं केवल इस जाति विशेष को सामान दूंगा, मैं इस वर्ग विशेष को सामान दूंगा, या जो इस मूल वंश के होंगे उनको सामान दूंगा, या मैं केवल इस विशेष जेंडर, विशेष विशेष जो लैंगिक वाले लोग हैं उनको हम देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 15(2) के ए में लिखा है कि ऐसा नहीं होगा। सोचो, ये राज्य की दुकानें नहीं है, राज्य का पैसा नहीं लगा दुकान में, बावजूद इसके कोई दुकान वाला ये अपने बोर्ड पे नहीं लिख सकता। हमने कभी नहीं देखा ओनली फॉर हिंदू, ओनली फॉर ब्राह्मण, ओनली फॉर एससी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोई लिख ही नहीं सकता, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए एक निजी व्यक्ति को भी अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता में मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी अपने आप दी गई है। होटलों में नहीं पूछा जाता आधार कार्ड के साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाओ। सार्वजनिक भोजनालयों में कहीं नहीं लिखा गया कि केवल ये व्यक्ति यहाँ खाना खा सकता है, ये व्यक्ति नहीं खा सकता। या फिर मनोरंजन के स्थान, सिनेमा घर में आप जाओ, अब ऐसा थोड़ी बालकनी केवल उसी को मिलेगी जो जनरल है, नहीं ना, किसी को मिल सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि ये कुछ स्थान हैं जो कि निजी हैं, बावजूद इसके आर्टिकल 51(a) कहता है कि उपरोक्त आधारों पे जाति, धर्म, लिंग, मूलवन, जन्मस्थान, ये जो 5 आधार हैं, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। ये एक बात स्पष्ट होती 15(2) के ए में। लगे हाथ 15(2) का बी भी देख लेते हैं हम लोग। 15(2) का बी, 15(2) का बी भी है, इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है कि यदि राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः, यदि राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित सड़क, तालाब, कुआं एवं सार्वजनिक समागम के स्थान हैं, सार्वजनिक समागम के स्थान हैं, तो ऐसे स्थानों पर उपरोक्त आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। देखिए, समझिएगा। अब कई बार आप सोचते हैं कि सर पीपीटी दिखा लें, आपके लिखने का टाइम बचेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि पीपीटी दिखा देंगे, मेरे लिखने का टाइम तो बचेगा, लेकिन आपके पढ़ने का भी टाइम बच जाएगा।
आपके इस पे रुकने का भी टाइम बच जाएगा और सारा जो पढ़ाई लिखाई है वो टाइम का ही खेल है। जिस चीज को आप समय देंगे वो चीज आपकी, जिसको आप समय नहीं देंगे वो चीज आपकी नहीं। आज अपने पिताजी का नंबर नहीं याद है, आपको पता है, क्योंकि प्रिंटेड सेव है। माताजी का भी अगर मोबाइल है तो उनका भी नंबर नहीं याद है। अपने रिलेटिव का नंबर नहीं याद है। खुद आपके 2 नंबर चलते हैं, उसमें से एक नंबर याद है, एक नंबर याद नहीं है। वो इसलिए याद है क्योंकि जगह जगह देना पड़ता है, दूसरा नहीं याद है। क्यों? क्योंकि वो टाइप है। जब कोई चीज पहले से टाइप होती है, प्रिंटेड होती है और हम उस पर मेहनत नहीं करते तो वो हमारी स्मृतियों में नहीं आता, वो हमारी स्मृतियों में नहीं आता। इसलिए मजबूरी है कि वो स्मृति में तब आएगा जब हम उसको समय देंगे, जब उसको हम प्रिंट होते हुए देखें। अगर आप उसको प्रिंट होते हुए नहीं देखते हैं तो फिर वो चीज आपकी स्मृति में नहीं आती है। यही कारण है कि ये टाइप है, ऐसा नहीं है ये टाइप नहीं है, टाइप है पीछे। मतलब कोई कहने लायक ना बचे कि सर आपने पीपीटी नहीं बनाई। मैंने बनाई है, मैंने मेहनत की है, पीछे है। लेकिन वो पीछे वाली चीज ना आपके ना स्मृतियों में आएगी ना आपके समझ में आएगी। फिर आप भी सोचोगे सर आपको कौन सा आता होगा, आप पर भी तो देखी के बस अंडरलाइन कर रहे हो और जो है वो बता दे रहे हो, वो हम भी बता देंगे। इसलिए हमें खुद भी अपनी जो प्रासंगिकता, अपनी जो रिलेवेंसी है, अपना जो वजूद है, अस्तित्व है, वो भी आपके सामने दर्शाना है कि हाँ आता है। ऐसी स्थिति में जब राज्य कह रहा है कि यदि पूर्णतः या अंशतः, फुली या पार्शियली कोई भी सड़क है, कोई भी सड़क है, कोई तालाब है, कुआं है या सार्वजनिक समागम के स्थान है, सार्वजनिक समागम के स्थान है ना। अब ये सार्वजनिक समागम का स्थान, ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पे मिलना जुलना होता हो, जैसे पार्क है जहाँ पे सब लोग घूमने फिरने जाते हो, ऐसे ही दिल्ली में लाल किला है, सार्वजनिक समागम के स्थान है। आसपास जगह हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं। जैसे आजकल पार्टी होने वाले जो लॉन्ज है, जो क्लब हैं, ये सब क्या है? सार्वजनिक समागम के स्थान है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि अगर राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित, वित्त पोषित का मतलब है कि जो फाइनेंशियली हेल्प है, मतलब सड़क बनाने में अगर राज्य का पैसा लगा है, थोड़ा लगा है या आधा लगा है, उससे नहीं मतलब। थोड़ा लगा है या पूरा लगा है, इससे नहीं मतलब। तालाब है, कुआं है, ऐसे ही पार्क वगैरह हैं, अगर उनको सरकार ने बनाया है या सरकार का उसमें थोड़ा पैसा लगा है, तो ऐसे स्थानों पर कहा जा रहा है उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार पर मतलब कौन सा उपरोक्त आधार? वही जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, इन आधारों पर विभेद नहीं होगा। इसको जरा उल्टा पढ़ के देखना, इसको उल्टा पढ़ के देखना क्या निकल के आता है। उल्टा पढ़ के देखोगे तो यही निकल के आएगा कि अगर राज्य का पैसा पूरा या थोड़ा बिल्कुल भी नहीं लगा है, अगर सड़क किसी निजी व्यक्ति ने बनाई है अपने लिए, सड़क तालाब किसी का निजी है, कुआं अगर किसी का निजी है, किसी का कोई पार्क वगैरह किसी ने निजी बनाया है, तो फिर वो तय करेगा कि वहां पर कौन उसका उपयोग करेगा, कौन उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर सरकार ने बनाया है तो फिर इसका उपयोग सबके लिए समान रूप से खुला होगा। मतलब कि राज्य कह रहा है कि इन स्थानों पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा अगर कुछ होगा तो हम विभेद नहीं करेंगे, हम विभेद नहीं करेंगे। लेकिन अगर निजी है तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। मतलब देखो 15(2) में ये जो स्थान है, अगर यहाँ पर ये निजी है तो भेदभाव हो सकता है, ये समझो, छुपाने की क्या जरूरत है। हमारा संविधान ऐसा ही है, कहता है कि हम एक ही बात को 2 ढंग से कहते हैं। एक बार सीधा पढ़ो तो अर्थ अलग निकलेगा, सीधा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से भेदभाव रोक दिया गया, उल्टा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, भेदभाव तो रोक दिया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर भेदभाव रुका है और कुछ स्थानों पर भेदभाव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव की स्वीकार्यता भी अपने आप में समानता है। और यही कारण है कि आर्टिकल 15(2) के बी में साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर सरकार का पैसा लगा है तो ये नहीं होगा, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगा है तब इनकी जिम्मेदारी नहीं है ना। अब ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं लगा है तो भेदभाव होगा। और कभी भी ये लाइन इस तरीके से नहीं खत्म होनी चाहिए कि भेदभाव होगा। ये लाइन हमेशा खत्म होना चाहिए, भेदभाव नहीं होगा तो ये लाइन खत्म हो गई, भेदभाव नहीं होगा, विभेद नहीं करेगा, इस पे लाइन खत्म हो गई।
लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अगर राज्य का पैसा नहीं लगा तब सड़क आपने बनवाई अपने घर से मेन रोड तक, जो लिंक करने के लिए अपनी जमीन में आपने अपने पैसे से सड़क बनवाई। अब आप चाहें तो मेन रोड से जहां वो लिंक होता है वहां पे आप गेट लगा सकते हैं। अब पूरा मोहल्ला, पूरा गांव ये आके नहीं कहेगा कि हम भी इस सड़क पे चढ़ेंगे। क्यों चलोगे भाई इस सड़क पे तुम? फिर वो कह सकता है कि नहीं, ये तो विभेद हो गया। हमारा मूल अधिकार है कि अगर कोई सड़क है तो हम उस पर चलेंगे। नहीं नहीं, मूल अधिकार है तब जब सड़क सरकार ने बनाई। सरकार ने बनाई तो सब लोग चलेंगे। लेकिन अगर वो निजी है तो वो डिसाइड करेगा कि कौन चलेगा। अगर वो कहता है कि दो जाति के लोग आपको हम अपने सड़क पे नहीं आने देंगे, तो वो कर सकता है। क्या समझ रहे हैं? वो कर सकता है। फिर कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता कि ये तो जातिवाद फैला रहा है, ये तो इस आधार पर हमें जाति के आधार पर कह रहा है कि सड़क पे नहीं चलोगे। नहीं, वो फिर कर सकता है। फिर वो उसकी मर्जी, उसकी क्षमता है कि वो कह सकता है कि आप इस रोड पे नहीं आओगे, या ये लोग इस रोड पे नहीं आएंगे, या इस वर्ग के लोग नहीं आएंगे। वो कर सकता है। लेकिन सरकार का पैसा लगा है तब नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग संविधान पढ़ के जब कुछ ज्यादा उदार पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है समाज में तो ये हो रहा है, फिर उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलता है। इसलिए जो स्पष्टता है उसको भी जान लें कि वो कर सकता है। हाँ, सरकार का पैसा लगा है तब तो जैसा चाहे वैसा उपयोग व्यक्ति करता है। इवन आप कार से जा रहे हैं, पता लगा कि एक आदमी खाट डाल के सो रहा सड़क, है ना, भैंस भी बांध रखा है, बढ़िया सो रहा है। आप 2-3 बार हॉर्न बजाते हो, उठता नहीं, गेट खोल के बाहर आते हो, नाराज हो जाते हो, चिल्लाए जोर से, उठा हुआ आदमी, आप नाराज हो, कह रहे सड़क पे भैंस बांध रखी है। सामने वाला कहता है सड़क तुम्हारे, है ना, की है नहीं ना, सड़क सरकार की है। सरकार की है तो हम जो चाहे वो करें, जैसा चाहे वैसा उपयोग करें, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, उपयोग करेगा तो करेगा। निजी होगा तब नहीं करेगा। ऐसे ही तालाब, सरकार का पैसा लगा है थोड़ा या पूरा, तालाब सरकारी है, ग्राम समाज की का तालाब है, पूरा गांव उसमें नहा रहा, पूरा गांव उसके उपयोग कर रहा, मछली है तो पूरा गांव खा रहा। और अगर वो तालाब किसी निजी व्यक्ति का है तब नहा के दिखाओ। फिर वो तय करेगा कौन नहाएगा कौन नहीं नहाएगा, कौन तालाब पे आएगा कौन नहीं आएगा, कौन मछली खाएगा कौन नहीं खाएगा, वो तय करेगा। कुआं का भी यही हाल है। पार्क भी उसने बनाया तो सुबह सुबह जिसका मन करे वो नहीं चला जाएगा बाबा रामदेव को देख के फूफा करे। नहीं, वो अगर अनुमति देता है तो आएगा, नहीं तो पार्क खाली रहेगा, उसका है। जब उसका मन करेगा जिसको बुलाने का बुलाएगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो आपको समझना है कि जो सामाजिक समानता लाने की बात आर्टिकल 15 करता है, इसमें कुछ 5 आधार हैं और इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसी कसम खाई गई 15 में। लेकिन वो कसम चलने वाली नहीं है देर तक वो कसम चलने वाली नहीं है। 15 के 2 में फिर इन्होंने कहा कि ऊपर वाला जो 5 आधार है उन आधारों पर यहाँ भेदभाव नहीं होने देंगे। और ये जितनी चीजें बताई गई है 15 के 1 में, सारी निजी चीजें हैं। तो हम देख सकते हैं कि निजी व्यक्ति को भी जिम्मेदारी है कि वो मौलिक अधिकारों का, विशेषकर सामाजिक समानता का उल्लंघन न करे। उसके बाद 15 के 2 में कहा गया कि अगर सरकार की कोई चीज है तो उपरोक्त उस 5 आधार पर फिर से कसम खाई गई, उन 5 आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं होगा। मतलब कुल मिला के पहली बार कसम खाए कि 5 आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, बढ़िया। फिर दूसरी बार कहें कि यहाँ देखो 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। फिर तीसरी कसम खा रहे हैं कि यहाँ 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अब तो मतलब चरम ही हो जाएगा। अब भेदभाव होगा और कहेंगे कि माना नहीं जाएगा। आप भी कहोगे सर कमाल ही, बिल्कुल ऐसा ही कमाल है। आइए 15 का 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 का 3, 15 का थर्ड जरूर देखना चाहिए आपको। अनुच्छेद 15 का 3 देखो आप। 15 का 3 क्या लिखा है? 15 के 3 में, 15 के 3 में कहा गया है कि यदि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक विकास, यदि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक विकास के लिए
के लिए कोई विशेष प्रावधान, कोई विशेष प्रावधान, प्रोविजन इसको कहते हैं अंग्रेजी में, कोई विशेष व्यवस्था बनाता है, कोई विशेष व्यवस्था बनाता है, स्पेशल प्रोविजन। और आप जानते हैं स्पेशल प्रोविजन का मतलब है स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स को कहेंगे विशेषाधिकार, और विशेषाधिकार ही तो विभेद है। विशेषाधिकार को ही हम क्या कहते हैं? विभेद कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। अनुच्छेद 14 में पढ़ा, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। इसका मतलब है किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। और अनुच्छेद 15 में अभी कसम खा रहे थे भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं कि यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के सामाजिक विशेष के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान बनाता है, तो ऐसा करना उपरोक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा करना 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए मतलब कमाल ही है संविधान। उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। देखिए उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसा करना 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसा करना जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। कमाल है, भेदभाव हो रहा, लैंगिक विभेद हो रहा, महिलाओं और बच्चों, ये जो अलगाव किया गया है आम लोगों से, ये किस आधार पर है? लैंगिक आधार पे। लैंगिक आधार पे भेदभाव हो रहा, माना नहीं जाएगा। लेकिन ये भेदभाव वाला जो बात है ये वैसे ही है जैसे वो ऐड देखा आप लोगों ने, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। अगर भेदभाव होने से कुछ अच्छा होता है तो भेदभाव अच्छे हैं। ऐसा किसने कह दिया कि भेदभाव बुरे ही होते? ऐसा कहां से आपने सीख लिया कि भेदभाव बुरे ही होते हैं? भेदभाव अच्छे भी होते हैं। बहुत से कुछ अच्छा हो रहा। अच्छा क्या हो रहा? अच्छा ये हो रहा है कि महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊंचा हो रहा है, महिलाओं का सामाजिक विकास बढ़ रहा है, बच्चों का सामाजिक स्तर, बच्चों का विकास जो है वो बढ़ रहा है। अगर महिलाओं का और बच्चों का विकास हो रहा है तो कुछ अच्छा हो रहा है, और महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए तो पूरा राज्य परेशान है। और अगर इससे हो रहा है और ये विभेद लग रहा है तो लगने दो भाई, है तो अच्छा। यही कारण है कि 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का प्रावधान करता है। अब आप देखो, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का आरक्षण ही तो है। आरक्षण, विशेष व्यवस्था को क्या कहेंगे? आरक्षण, रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन को बहुतों लोग विभेद मानते हैं। नहीं, ये समानता लाने का एक साधन है। समानता लाने का साधन है, इक्वलिटी लाने का साधन है। क्या? आरक्षण। जो विशेष प्रावधान है वो समानता लाने का साधन है। तो महिलाओं और बच्चों की जो स्थिति है वो हमेशा के लिए वैसी बनी रहेगी अगर हम समानता। अब जैसे समाज में हमारे यहाँ महिलाएं भी हैं, देखिए महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। इसी तरीके से समाज में अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, है ना, अनुसूचित जाति के लोग हैं। ओबीसी हैं जिसको हम लोग पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं। एक और वर्ग हमें दिखा, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी दिखा, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हमें दिखा, पिछड़ा वर्ग दिखा। अब देखो ये सब लोग ना किन्हीं रूपों में शोषित हैं। ये जितने भी लोग हैं इन सब का किसी न किसी रूप में, शोषित नहीं कहें अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ये सारे के सारे लोग किसी न किसी रूप में पिछड़े हैं, सारे के सारे लोग पिछड़े। मतलब ये समाज में इनका जो स्तर है वो एक जैसा नहीं, एक स्तरीय नहीं है इनका समाज में। सबसे ज्यादा पिछड़ापन यहाँ महिलाओं और बच्चों का है। इसका मतलब इनको शुरू से सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया होगा, शोषित किया गया होगा कि ये विकास ही नहीं कर पाए। इनके बाद अगर किसी का स्तर आता है तो वो अनुसूचित जाति एससी का है। इसके बाद कोई स्तर आता है तो वो एसटी का है।
इसके बाद कोई स्तर आता है तो वो ओबीसी का है, इसके बाद कोई स्तर आता है तो ईडब्ल्यूएस का है। मतलब ये समाज के अलग अलग पायदान पे है। और अगर देखा जाए सबसे निचले पायदान पे महिलाएं और बच्चे हैं, या कोई रेस है, उस रेस में सबसे पीछे खड़ा किया गया महिलाओं को, फिर एससी को, फिर एसटी को, फिर ओबीसी को, फिर ईडब्ल्यूएस को, और फिर जनरल को। ठीक है, मतलब दौड़ जो लगाई जा रही है, उस दौड़ में ये आपका ट्रैक है, रेसिंग का ट्रैक है, और इसमें यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया एक व्यक्ति को, कहा कि आप लोगों को दौड़ना है। फिर एक व्यक्ति को इसके पीछे खड़ा कर दिया, ये भी दौड़ेगा। एक इसके पीछे खड़ा कर दिया, ये भी दौड़ रहा है। इसके पीछे एक आपने खड़ा कर दिया, ये भी दौड़ेगा। इनको खड़ा कर दिया, इनको भी दौड़ना है। इनको खड़ा कर दिया, इनको भी दौड़ना है। ठीक है, अब ये आपका है जनरल। ठीक है, जनरल। ये आपका है ईडब्ल्यूएस, ये आपका है ओबीसी, ये आपका है एससी, ये है आपका एसटी, और ये आपके हैं महिलाएं। और अब कहा जा रहा है कि हम 3 गिनेंगे तो तुम सबको दौड़ना है, और सबको हम लोगों ने खाने के लिए एक जैसी ऊर्जा वाला भोजन दे दिया है। सबको खाने के लिए हमने एक जैसी ऊर्जा वाला भोजन दे दिया, और हम कह रहे हैं कि इतनी ऊर्जा वाली भोजन आपको हमेशा मिलता रहेगा, और आपको रेस लगानी, और खड़ा ऐसे कर दिया। अब भाई साहब, जब एक जैसी आप इनको दे रहे हैं, एक जैसा ही आप इनको अगर भोजन दे रहे हैं, एक ही एनर्जी वाला भोजन दे रहे हैं, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये पीछे वाला यहाँ आगे आ जाएगा? ये जब तक चलेगा सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, और हमेशा ये आगे रहेगा, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये क्रम ऐसे रहेगा। और आप एक आइडियल सोच लेके आए हैं कि सारे लोग एक ही कतार में खड़े हो जाएंगे। सारे लोग कैसे हो जाएंगे? एक ही कतार में खड़े हो जाएंगे। समाज ऐसे ही कई स्तरों में बटा रहेगा जब तक आप एक समान चीजें करोगे, जब तक समान दोगे तब तक, क्योंकि समाज तो ऐसा है। अब इनको हमने एक समानता लाके सबको बराबर देना शुरू कर दिया, सबको, जनरल ईडब्ल्यूएस सबको बराबर दे रहे हैं, तो ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इनमें जो पीछे हैं वो आगे पायदान तक आ पाए, सारे के सारे लोग एक कतार में आ पाए, सारे लोगों की खड़ी होने की स्थिति ऐसे हो जाए, यहां तक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो जितना पीछे उसको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाना पड़ेगा। रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, वितरणात्मक न्याय, न्यूनतम को अधिकतम वाली स्थिति करनी पड़ेगी। जो सबसे पीछे उसको थोड़ा ज्यादा दो, जो उसके पीछे उसको थोड़ा और कम दो, जो उससे थोड़ा कम दो। तो ऐसे कर करके आप जनरल तक आओ। ऐसा नहीं है जनरल को कुछ मत दो, नहीं, जनरल को दो। एक जनरल जिस गति से दौड़ सकता है उसी गति से वो दौड़ता रहे, उसके लिए जितना दे सकते हो वो जनरल को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद उस जनरल से और ज्यादा थोड़ा तेज दौड़ के जनरल के बराबर आ जाए, इसलिए उसके पीछे वाले को थोड़ा और ज्यादा मिले, और उसके भी पीछे वाला वो भी दौड़ के जनरल के बराबर आ पाए, उसके लिए उसको और ज्यादा चाहिए, ऐसे और ज्यादा और ज्यादा। जो सबसे पीछे है, जो सबसे न्यूनतम में है, उसको सबसे अधिकतम दो, तो थोड़े समय बाद सारे के सारे एक कतार में खड़े हो जाएंगे और समानता आ जाएगी। इसीलिए ये जो विभेद है, महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से प्रावधान, जो रिजर्वेशन की बात है, ये समानता लाने का क्रम है। अर्थात जो महिलाएं मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, वो बच्चे मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, महिलाओं और बच्चों को मुख्य धारा में लाके खड़ा किया जा सके, इसके लिए ये विभेद है। दाग अच्छे हैं? हाँ, सवाल पूछा गया है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत वो कौन से विभेद हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, स्वीकार्य हैं। तो पहला लैंगिक विभेद अनुच्छेद 15 में स्वीकार्य है। 15 में कहा गया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 15 के 3 में वही लैंगिक विभेद एक्सेप्टेबल है महिलाओं और बच्चों के सामाजिक विकास के लिए। अगर कोई विशेष प्रावधान बनाया जाता है तो वो 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, अब जो अगर आपने ये समझ लिया कि समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, समाज के पायदान पे खड़े कैसे हैं, तो जब कभी हमें विशेष प्रोविजन बनाने की बात आएगी, जब हमें किसी को संरक्षण देने की बात आएगी, तो सबसे पहले हम उसको संरक्षण देंगे जो सबसे पीछे है। और आप देखो, ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी सीक्वेंस में जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 में, क्योंकि सबसे निचले पायदान पे महिलाएं थी, इसलिए 15 के 3 में सबसे पहले किसको रिजर्वेशन, सबसे पहले स्पेशल प्रोविजन, सबसे पहले विशेष प्रावधान, सबसे पहले किसके आरक्षण के बारे में बात की गई? महिलाएं और बच्चे।
15 के 3 के बाद जाओगे तो किसके बारे में बात होगी? उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात होगी। उसके बाद जाओगे तो किसके बारे में बात होगी? पिछड़ा वर्ग के बारे में बात होनी चाहिए। उसके बाद जाओगे तो किसके लिए बात होनी चाहिए? ईडब्ल्यू के लिए बात होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। क्या है हमारे संविधान में? बिल्कुल देख लेते हैं, लगे हाथ 15 का 4 देख लेते हैं, ठीक है ना। लगे हाथ क्या देख लेते हैं? 15 का 4 देख लेते हैं, 15 का 4 क्या है? 15 के 4 में वही यदि राज्य लिख सकते हैं, यदि राज्य, देखिए यदि राज्य पिछड़ा वर्ग, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है अनुसूचित जाति और जनजाति। संविधान में पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी ये आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, अनुसूचित जनजाति, है ना। पिछड़ा वर्ग जब भी कहेंगे आप संविधान में तो उसका मतलब होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST। जब भी होगा ये तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा SC और ST। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जब हम लोग बात करेंगे तो वो पिछड़ा वर्ग होगा। फिर आप कहोगे सर फिर ये जो पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं OBC, वो क्या होगा? तो उसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। वो OBC जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग में SC ST आता है, केवल ये दो। तो 15 के 4 में कहा गया यदि राज्य पिछड़ा वर्ग जिसमें SC ST शामिल हैं, पिछड़ा वर्ग, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान, फिर से स्पेशल प्रोविजन, कोई विशेष प्रावधान बनाता है, विशेष प्रावधान बनाता है तो ऐसा करना देखो 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना, नहीं माना जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरलता से लिखा गया। यही तो है हमारे संविधान में कठोरता और नमनीयता के मध्य का समन्वय। मतलब लिख दिया गया, कोई बात अगर लिखी गई तो वो रिजिट हो गई, कठोर हो गई, लेकिन हमारे संविधान में लिखने के बावजूद भी कठोरता है ही नहीं, माना जाएगा और अब नहीं माना जाएगा। तो अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, SC ST के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है उनके सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो फिर ये किया जा सकता है। अगर दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं, इन विभेदों के करने से अगर कुछ सकारात्मक विकास हो रहा है, सकारात्मक चीजें हो रही हैं, तो ये विकास अच्छा है। आप देखिए अनुच्छेद 15 के 1 का उल्लंघन नहीं माना जा रहा है। विभेद किया तो जा रहा है, विभेद हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप देखो तो विभेद यहाँ पे हो रहा है, किस आधार पे? लैंगिक आधार पे। देखिए लैंगिक आधार पे विभेद है, लैंगिक आधार पे, सॉरी जातिगत आधार पे विभेद है। अब देखो यहाँ पे जाति के आधार पे विभेद हो रहा है, लेकिन विभेद माना जाएगा? कहा जा रहा नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान है तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब लगे हाथ 15 का 5 भी देख लेते हैं। अब इतना आप लोगों ने देख ही लिया है तो 15 का 5 भी देख लो, 15 का 5 देख लो। 15 के 5 में क्या कहा गया है? यदि राज्य, अब इसमें SC ST और OBC तीनों शामिल हो जाएंगे। यदि राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में, ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण संस्थानों में हायर एजुकेशन में कुछ स्थानों को आरक्षित करता है, कुछ स्थानों को आरक्षित करता है। ऐसा करना कितना सरल है संविधान। 15(1) का
उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। देखिए आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, सारे के सारे अनुच्छेद जो हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों के शैक्षिक विकास के लिए बात हो गया। देखिए यहाँ पर फिर से जाति के आधार पर देखिए विभेद एक्सेप्ट है, जाति के आधार पे विभेद स्वीकार्य है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पर भी विभेद हो रहा है, जाति के आधार पे माना नहीं जा रहा। हायर एजुकेशन में अगर कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं SC ST OBC, तो यहाँ पर आपको SC ST भी मिला और कौन मिल गया, OBC मिल गया, और इनके लिए ये रिजर्वेशन हो रहा है और माना नहीं जाएगा। उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बार बार कसम खा रहे हैं तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं तोड़ रहे हैं। तो ये 15 का 5 है। अब लगे हाथ और देख लो, सामाजिक स्ट्रक्चर आपने देखा, उसी आधार पे एक और आप लिख लो, 15 का 6 भी लगे हाथ आप बना लो, 15 का 6। अब ये 15 का 6 पहले से नहीं था, बाद में जुड़ेगा, 15 का 6 पहले में नहीं था, बाद में जुड़ेगा जब रिजर्वेशन दिया गया OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सॉरी EWS के लिए, तो ऐसे में 15 का 6 बना दिया गया। यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा कि यदि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, देखिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ना, EWS के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाता है। देखिए कोई विशेष प्रावधान बनाता है, तो फिर से ऐसा लिखिए, ऐसा करना 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना। देखिए ऐसा करना 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बस हो गया, नहीं माना जाएगा, 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा 15 में। अब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो इस आधार पर भी भेदभाव एक्सेप्टेबल है, जाति के आधार पर भी आपने देखा एक्सेप्टेबल है, और एक्सेप्ट मिला आपको किसमें, लिंग के आधार पे। तो 5 आधार बताए गए थे कि भेदभाव नहीं होगा। अगर आप 2 आधार छोड़ दो तो 3 आधारों पे तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेदों में भेदभाव कर रहे हैं और कहा जा रहा माना नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए ये जितने भी आधार थे सब सामाजिक समानता लाने से संबंधित थे। तो आपने अनुच्छेद 15 के 1 में सामाजिक समानता क्या होगी और कैसे सामाजिक समानता लाई जाएगी और उसके करने के लिए हमारे पास क्या प्रावधान है और उन प्रावधानों का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। क्योंकि समय पूरा हो चला है, समय ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी इस क्लास को बस आज यहीं तक विराम देंगे। और साथ ही साथ बस थोड़ी सी 2 मिनट की बात है, आपको सुनना पड़ेगा कि P2I बैच, क्योंकि अंतिम तिथि 30 जून मतलब आज के ही दिन है, तो ऐसे में इंग्लिश बैच है और हिंदी P2I का, और ये तीनों ही बैचेस 19 से शुरू हुए हैं और इसमें प्रवेश की तिथि जो है वो 30 जून है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सीटें लिमिटेड हैं, अगर चूक गए आप तो फिर आगे आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैच 2024 के लिए डेडिकेटेड है, टारगेटेड है। और इसमें अगर आप न्यूनतम फीस चाहते हैं 29,999, 70,000 न देना पड़े, तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, जो पहले से हैं वो तो लाइक करेंगे, नए लोग सब्सक्राइब चैनल को कर दें और जुड़ना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।